Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome, dear friends. This is your course instructor Asif Javed. I welcome you back to EACT classes. By EACT, we mean Educate All Charitable Trust. You must be familiar with EACT now for some days now. Previously, it was CA Latif's Academy, but now its name has been changed to EACT classes, that is Educate All Charitable Trust. This academy is meant for providing free and quality education to one and all. In this academy, we try to provide quality lectures across different components by expert faculty. And we have in our fold also certain faculty members who have already qualified the exams. Myself, I am teaching you JK Set course, and Alhamdulillah, I have also qualified this exam back 2016. So in today's lecture, I am going to tell you something about a very important concept in ring theory, that is ideal. So let's discuss what is ideal. तो बच्चों, आइडियल चूंकि मैंने कल आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है, थोड़ा सा इस पे और हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम नोट्स पे आएंगे। देखिए आइडियल क्या होता है। ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट। अगर आपके पास मेरे पास आर एक रिंग है, लेट आर इज ए रिंग, एंड लेट मी टेक a non-empty, s not equal to 5 means s is non-empty. So if I take non-empty subset of R, then this non-empty subset of R is an ideal of ring R. This is an ideal of ring R. If what happens, if two conditions are satisfied. If two conditions are satisfied. Let me represent it by I, because I stands for ideal, just to not confuse the subring and ideal. So this I, which is non-empty subset of R, this is an ideal of ring R if two conditions are satisfied. First is, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं I के अंदर, तो उसका डिफरेंस भी आपको कहाँ मिलना चाहिए, I के अंदर मिलना चाहिए। सेकंड, अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं I का और उसे आप चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दे रिंग के किसी भी एलिमेंट से, या राइट से मल्टीप्लाई कर दे रिंग के किसी भी एलिमेंट से, दोनों केसेस में वो किस में बिलोंग करना चाहिए, I में। एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल R बिलोंगिंग टू R। चाहे आप रिंग का कोई भी एलिमेंट ले लें और उसे आप आइडियल के किसी भी साइड से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्टिंग एलिमेंट है वो फिर से आपको कहाँ पे मिलना चाहिए, उसी आइडियल के अंदर मिलना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R के लिए सेटिस्फाई होती है, तो हम उसे कहते हैं कि इट इज टू साइडेड आइडियल। टू साइडेड का मतलब जब हमने लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तब भी I में ये एलिमेंट, अगर सिर्फ ये सेटिस्फाई हो, इसको हम कहते हैं लेफ्ट आइडियल। अगर सिर्फ ये सेटिस्फाई हो प्रॉपर्टी, मतलब इसके साथ में, तो ये हो जाता है आपका राइट आइडियल। और अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए तो इसको हम टू साइडेड आइडियल भी कहते हैं, या इसको सिंपली हम आइडियल कहते हैं। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, इसे आप बचपन से जानते हैं। चलिए मैं R लेता हूं, Z है ना, Z एक रिंग बिल्कुल है। अब मैं क्या करता हूं, मैं 2Z लेता हूं एज ए सबसेट ऑफ Z। तो 2Z क्या है, दिस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Z। Z आपकी रिंग है और 2Z इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। लेट कीजिए कि X और Y कोई भी दो एलिमेंट है किसमें, 2Z में। तो मुझे प्रूव ये करना है कि X माइनस Y भी 2Z में है, और इसी तरह से अगर मैं कोई भी रिंग का एलिमेंट ले लूं, मतलब कोई भी मैं Z ले लूं, तो R X भी Z में होना चाहिए, और इसी तरह से X R भी किसमें होना चाहिए, Z में होना चाहिए, फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू 2Z। I का काम कौन कर रहा है, 2Z।
तो चलिए देखते हैं x माइनस वाई। देखिए अगर x की बात करें आप, ये भी 2z में है, y भी 2z में है, तो x किस तरह से दिखेगा? इट विल लुक लाइक 2m, y will look like 2n where m and n come from set of integers. अब x minus y कहाँ पे होंगे? x minus y are nothing but this is 2m minus 2n, so this is 2 into m minus n. अब गौर कीजिए m और n z में है तो m minus n भी z में होगा, तो 2 into m minus n किस में होगा? This will belong to 2z. तो प्रूव कर दिया हमने कि x और y 2z में थे और x minus y भी 2z में। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन देखिए, अब आप किसी भी इंटीजर को ले लीजिए, आई एम टेकिंग एज एन एलिमेंट ऑफ रिंग, कोई भी आप z का एलिमेंट लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ? किसी भी x के एलिमेंट, सॉरी 2z के एलिमेंट के साथ। ये r का काम कर रहा है, ये i का काम कर रहा है, तो होना ये चाहिए कि rx भी किसमें बिलोंग करना चाहिए? 2z में, और xr भी किसमें बिलोंग करना चाहिए? 2z में, मतलब i में। तो देखो ऐसा तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि r इंटू एक्स क्या है? ये 2z में बिलोंग करता है, दिस इज 2 इंटू एम सॉर्ट ऑफ थिंग, सो दिस विल ऑब्वियसली बिलोंग टू 2z बिकॉज दिस इज मल्टीपल ऑफ 2। इसी तरह से x इंटू आर आप ले लें, x इंटू आर, तो x फिर से क्या हो जाएगा? सम सॉर्ट ऑफ 2n थिंग इंटू आर, सो फिर से मल्टीपल ऑफ 2 है तो ये भी 2z में होगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए ये क्या हो जाएगा? दिस इज आइडियल ऑफ z। सो 2z इज टू साइडेड आइडियल ऑफ z, या इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज एन आइडियल ऑफ z। क्लियर है? चलिए फिर अब हम इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं नोट्स पे। अगर I आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट है, दिस इज नॉट सब ग्रुप बट नॉन एम्प्टी सबसेट, इफ दिस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, then I is an ideal of R if for all A in I and B in I, A minus B should be in I, for all A in I and for all R in I, if R A belongs to I, this is called left ideal. And similarly, if I replace this RA by AR, then this is called right ideal. एग्जाम्पल देखिए, ये ले लीजिए आप S आप किस तरह से चूज कर रहे हैं? एक ऐसी मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसके सेकंड रो के एलिमेंट 0 है और फर्स्ट रो के एलिमेंट कहां से आ रहे हैं? सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं। तो देखिए ए बी आप लीजिए एलिमेंट, तो इस तरह के दिखेंगे, A1 B1 A2 B2, तो A माइनस बी जब आप लेंगे तो दिस विल लुक लाइक दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। तो A1 और A2 कहां से आ रहे हैं? R से, तो A1 माइनस A2 भी R से आएगा, B1 माइनस B2 भी R से आएगा। तो A माइनस बी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके सेकंड रो के एलिमेंट फिर से 0 है और फर्स्ट रो के एलिमेंट R से आ रहे हैं, इसका मतलब ये S का एलिमेंट है। अब आप इसको S का एलिमेंट ले लीजिए कोई भी, और एक R का, R कोई भी M2R आपके पास है, इसमें कोई भी एलिमेंट ABCD टाइप के हो सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्टिंग एलिमेंट है वो फिर से R का ही, मतलब उसके जो एंट्रीज है वो पहले रो की एंट्रीज R से आ रही है और दूसरी फिर से 0 है, तो ये भी S में हो गया। दैट मीन्स दिस इज राइट आइडियल ऑफ R। इसी तरह से आप इसको, ये आपके पास होमवर्क है कि क्या ये लेफ्ट आइडियल है? तो देखो बच्चों, ये लेफ्ट आइडियल नहीं है, क्योंकि जब इसको आप ये वाली प्रॉपर्टी देखोगे तो इस वाली प्रॉपर्टी में ये दूसरे वाले एलिमेंट 0 नहीं आएंगे दूसरे रो के, सो दिस विल नॉट बी अ लेफ्ट आइडियल ऑफ R, ऑल्दो इट इज अ राइट आइडियल ऑफ R। यहां से ये भी पता चल गया कि जरूरी नहीं है कि जो लेफ्ट आइडियल हो वो राइट आइडियल भी होगा। अगर R एक कम्यूटेटिव रिंग है तो उस केस में लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों, हर कोई लेफ्ट आइडियल जो है वो राइट आइडियल भी हो जाएगा, मतलब वो टू साइडेड आइडियल हो जाएगा, बट उसके लिए R क्या होनी चाहिए? कम्यूटेटिव रिंग। तो ये देखिए आइडियल की डेफिनेशन क्या बनी अब, वही जो मैंने आपको बताई थी कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें रिंग के एलिमेंट से या राइट साइड से, दोनों केसेस में वी शुड बी एक्चुअली दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। एग्जांपल देखिए, जैसे Z is an ideal of Q, कि हमें देखना है कि whether this is possible or not, we have to see whether Z which is subset of Q is it ideal of Q or not। Z को हम ले रहे हैं अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन और Q भी ले रहे हैं अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, इसके बाइनरी ऑपरेशंस चेंज नहीं करने हमें, ठीक है। तो होना ये चाहिए, देखो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि आप कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, उनका डिफरेंस जो इंटीजर होगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो पहली कंडीशन तो स्पॉट ऑन है। रही दूसरी कंडीशन में ये होना चाहिए कि आप चाहे कोई भी क्यू का एलिमेंट, मतलब रिंग का एलिमेंट ले लें और
आप कोई भी z का एलिमेंट ले लें तो rx किस में बिलोंग करना चाहिए, z में बिलोंग करना चाहिए। बट ऐसा ट्रू है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे r आप ले लीजिए 1/2 और x लीजिए आप 3, इसका मतलब आर एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, जेड में। बट आर एक्स क्या होगा 1/2 इंटू 3 विच इज 3/2। बट क्या 3/2 जेड में होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। दैट मीन्स जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। यानी रिंग के एलिमेंट्स को जब मैं एसोसिएट कर रहा हूँ आइडियल के एलिमेंट से, तो आइडियल के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उनको मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, वो अपने अंदर खींच नहीं पा रहा है उनको, जो कि खासियत होती है आइडियल की। दैट मीन्स this is not an ideal of Q. So Z is not an ideal of Q because it cannot satisfy second property. Fine. चलिए आगे चलते हैं। MZ हमेशा आइडियल होता है Z का, कोई भी MZ ले लीजिए आप, एंड दिस इज वेरी सिंपल टू प्रूव। इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। So nothing to we must not spend any more time on this. तो अब आपने ये क्या देखा कि MZ is always an ideal of Z। पीछे हमने देखा था कि MZ क्या है, दिस इज सब ग्रुप ऑफ Z, और यहाँ पे हमने देखा कि ये आइडियल भी होता है Z का, और इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हो। देयर इज नॉट दैट मच डिफिकल्टी इन प्रूविंग दिस, यू कैन सी इट इफ यू वांट टू। कोई भी लीजिए ना दो एलिमेंट ऑफ MZ में, ठीक है, तो किस तरह के दिखेंगे ये? दे विल लुक लाइक समथिंग लाइक MX and y will look, sorry, not x, let me take something else. Let me say this is MA and y is equal to MB, where A and B come from Z. So that means x minus y will look like MA minus MB. So this is M into A minus B. So this is equal to, this belongs to, now A minus B किस में बिलोंग करेगा, Z में, तो M into A minus B किस में बिलोंग करेगा, MZ में। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सिमिलरली बच्चे इसमें सेकंड कंडीशन भी आप देख सकते हो, क्योंकि अगर आप कोई भी एलिमेंट ले लोगे MZ में और फिर आप कोई भी एलिमेंट ले लोगे Z में, इसमें कौन सी बड़ी बात है। X into R देखो, वो भी मल्टीपल होगा M का ही, बिकॉज दिस विल लुक लाइक समथिंग MA and this will look like this is some R. So MAR ये भी किसका मल्टीपल है, M का ही मल्टीपल है, तो ये भी किस में बिलोंग करेगा, MZ में। तो वो वाली प्रॉपर्टीज भी राइट से कीजिए या लेफ्ट से कीजिए, दोनों केस में सेटिस्फाई हो जाएगा। सो दैट मीन्स वी आर डन। सो MZ इज ऑलवेज एन आइडियल ऑफ Z as it was also subgroup of Z। ठीक है बच्चों, फाइन। अच्छा, अब यहाँ नोट देखिए, एवरी सब ग्रुप ऑफ Z इज एन आइडियल ऑफ Z। ये जो मैंने अभी आपको कहा था, जो सब ग्रुप ऑफ Z होते हैं यानी MZ टाइप के, वो सब के सब क्या होते हैं, आइडियल ऑफ Z। तो इसलिए आप कह सकते हो कि Z में कितने आइडियल होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल। अगर I एक आइडियल ऑफ R है तो I सब रिंग ऑफ R भी हो जाती है, ठीक है। हर आइडियल जो है वो सब रिंग भी हो जाती है, लेकिन हर सब रिंग आइडियल नहीं होती है। जैसे कि आप देख सकते हो Z इज सब रिंग ऑफ ZI, बट Z इज नॉट आइडियल ऑफ ZI। जैसे आप देख सकते हैं 2Z से लीजिए, I ZI से लीजिए, तो आइडियल के नाते क्या होना चाहिए था, 2I भी Z में होना चाहिए था, बट 2I Z में नहीं है, दैट मींस Z इज नॉट आइडियल ऑफ ZI। सो एवरी सबरिंग, एवरी आइडियल इज ए सबरिंग, बट एवरी सबरिंग नीड नॉट बी एन आइडियल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोई भी रिंग लेते हैं तो दो आइडियल हमेशा आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो क्या है, किसी भी रिंग के अंदर एक तो वो रिंग खुद अपना आइडियल होती है, और दूसरी जो जीरो रिंग होती है वो भी अपना आइडियल होती है। तो दो आइडियल, जैसे हमने नॉर्मल सब ग्रुप के केस में देखा कि जीरो और जी हमेशा किसी भी ग्रुप के क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। इसी तरह से जीरो रिंग और पूरी की पूरी रिंग हमेशा अपने आप के क्या होते हैं, आइडियल होते हैं, ठीक है, फाइन। तो ये आइडियल होते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि Q के केस में I इज इक्वल टू 0 एंड Q दे आर आइडियल ऑफ Q। ZI के केस में I इक्वल टू 0 एंड ZI दे आर आइडियल ऑफ ZI। I इक्वल टू 0 एंड R दे आर आइडियल ऑफ R। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। अगर आपके पास एक आइडियल है, किसका, किसी भी रिंग का एक आइडियल है आपके पास,
अगर वो आइडियल रिंग की यूनिटी को कंटेन करता है। इफ आइडियल ऑफ ए रिंग कंटेन्स यूनिटी ऑफ रिंग, तो वो पूरी की पूरी रिंग के इक्वल ही हो जाता है। बात समझ आई? अगर एक आइडियल रिंग की यूनिटी को कंटेन करता है तो वो बेसिकली पूरी की पूरी रिंग के इक्वल ही हो जाता है। बात समझ आई? गॉट इट? फाइन। अगर कोई भी आइडियल वन ऑफ यूनिटी ऑफ रिंग को कंटेन करता है तो वो पूरी की पूरी रिंग के इक्वल हो जाता है। जैसे कि लेट आप आई, देखिए यहाँ पे, दिस बी एन आइडियल ऑफ आर, देन क्योंकि ये देखो वन को कंटेन कर रहा है, बाकी एलिमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं। ये एक आइडियल ऑफ आर था और हमने देखा कि इसमें यूनिटी है रिंग की, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू आर। बात क्लियर है? ठीक है। आई इक्वल टू एम जेड एन, दिस इज एन आइडियल ऑफ जेड एन। देखो ये जो आइडियल होता है इस तरह का, मतलब जब भी हम किसी जेड एन को ना किसी भी एम से मल्टीप्लाई कर दे, वेयर एम क्या है, कोई भी इंटीजर है, किसी भी इंटीजर से हम जेड एन को मल्टीप्लाई करते तो वो भी एक आइडियल बन जाता है। दिस इज आल्सो एन आइडियल। सो एवरी सब रिंग ऑफ जेड एन इज एन आइडियल ऑफ जेड एन। ठीक है, कोई भी जो सब रिंग होती है, जेड एन की बात कर रहे हैं हम, जेड एन के केस में हर सब रिंग ऑफ जेड एन जो है वो उसकी आइडियल भी हो जाती है। और क्योंकि नंबर ऑफ सब रिंग्स जेड एन में टाउ एन होती है, इसलिए नंबर ऑफ आइडियल्स भी कितने हो जाएंगे। तो जेड एन के केस में हमने क्या देखा, एवरी, ऐसे तो एवरी सब रिंग नीड नॉट बी आइडियल, जैसे जेड के केस में हमने देखा था, बट एवरी सब रिंग इज एन आइडियल इन केस ऑफ जेड एन। और हमें पता है कि जेड में कितने सब रिंग्स होती हैं, जेड में कितनी सब रिंग्स होती हैं, टाउ ऑफ एन होती हैं, तो इसलिए इसमें कितने आइडियल्स होंगे, टाउ एन आइडियल्स ही होंगे। क्लियर है? फाइन। जैसे Z40 में देखिए, Z40 में कितने आइडियल्स होंगे, टाउ 40। कीजिए 40 को, दिस कैन बी रिटन एज, शाबाश, दिस इज 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, जैसे कि टाउ फंक्शन से आप परिचित हैं। सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 8। कितनी होंगे इसमें, 8 आइडियल्स होंगे। ये रहे आपके आइडियल्स। हाउ मेनी आइडियल्स इन Z100 ऑफ ऑर्डर 25? सबसे पहले तो Z100 के अंदर ऑर्डर 25 की कितने सब ग्रुप होंगे। Z100 हैज हाउ मेनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25, ये देखना पड़ेगा पहले। Z100 में सबसे पहली बात छोड़िए Z100 को, पहले आप 25 को देखिए। 25 का ऑर्डर कितना होता है, 5 स्क्वायर। पर हमने पढ़ा था कि 5 स्क्वायर के केस में हमारे पास दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती है। एक तो Z5 स्क्वायर की टाइप का मिलता है हमें, दूसरा Z5 क्रॉस Z5 की टाइप का मिलता है। लेकिन क्योंकि Z100 साइक्लिक ग्रुप है और साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी क्या होना चाहिए, साइक्लिक, और हमारे पास 25 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा, इसका 25 ऑर्डर होने की वजह से उसके उसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी। लेकिन ये वाली पॉसिबिलिटीज जो है हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि जो 25 ऑर्डर का सब ग्रुप नॉन साइक्लिक होगा वो Z100 के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यूनिक सब ग्रुप होगा इसका 25 ऑर्डर का Z100 में, और वो कौन सा होगा, Z25। ठीक है, दैट विल बी Z25। यही लिखा गया है। अब हमने देखना है कि कितने आइडियल्स होंगे Z100 में ऑर्डर 25 के। तो क्योंकि एक सब ग्रुप है तो एक सब रिंग होगी, तो इसलिए आइडियल भी क्या होगा, एक ही होगा ऑर्डर 25। क्योंकि अगर आपने आइडियल के तक पहुंचना है तो आपको सब रिंग तक पहुंचना है, सब रिंग तक पहुंचना है तो सब ग्रुप तक पहुंचना है। क्योंकि हमें पता चला इसमें सब ग्रुप जो है वो एक ही है, इसका मतलब सब रिंग भी एक ही होगी ऑर्डर 25 की, तो इसलिए आइडियल भी एक ही होगा। ZP स्क्वायर में बोलिए कितने आइडियल्स होंगे ऑर्डर P के। देखिए ZP स्क्वायर हैज ए हाउ मेनी आइडियल्स ऑफ ऑर्डर P। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो ऑर्डर P का कोई भी सब ग्रुप होता है वो एक ही किस्म का होता है, वो ZP की तरह का होता है। प्राइम ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप जो है वो ZP की तरह का होता है। तो इसका मतलब ZP स्क्वायर के अंदर जो P ऑर्डर का सब ग्रुप होगा
वो क्योंकि साइक्लिक है और ये भी साइक्लिक ग्रुप है, तो सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, तो वो एक ही पॉसिबिलिटीज बनेगी, दैट इज ZP। कौन से ऑर्डर का होगा? ZP ऑर्डर, सॉरी P ऑर्डर का होगा, और कौन सा होगा? ZP होगा। इसका मतलब यूनिक होगा, एक ही पॉसिबिलिटी है ना। और वैसे साइक्लिक ग्रुप है तो सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक इज साइक्लिक, तो ये होगा, और होगे कितने? एक ही होगा। सो ZP हैज ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P, तो ZP स्क्वायर का यूनिक आइडियल होगा ऑर्डर P का। मतलब आइडियल तक पहुंचने के लिए आप यू कैच होल्ड ऑफ सब ग्रुप, देन यू विल गेट टू नो अबाउट आइडियल। इसी तरह से बच्चों देखिए, अगर आप कोई भी एलिमेंट Zi के अंदर लेते हैं और फिर आप उस एलिमेंट फिर आप उस एलिमेंट से एक क्या सेट जनरेट करते हैं, किस तरह का सेट जनरेट करते हैं, जिसमें आप उस पूरे सेट को ना इस तरह से जनरेट करते हैं कि Zi के सभी एलिमेंट्स को आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं? उस एलिमेंट से करते हैं, मतलब A इंटू के टाइप का, मतलब जनरेटेड बाय A टाइप का आप एक सेट बनाते हैं, जिसमें आपका K कहाँ से आ रहा है? Zi से आ रहा है, और A आपने वो Zi का एलिमेंट लिया हुआ है, तो A के टाइप का, मतलब जिसको आप कह सकते हैं A इंटू Zi, where A you have chosen from Zi and you are multiplying that A with every element of Zi, then the sort of set that you are getting, this turns out to be an ideal. फॉर एग्जाम्पल इसको प्रूव करना बिल्कुल सिंपल है। X A Zi में लीजिए, Y A Zi में लीजिए, X AK1 की तरह दिखेगा, Y AK2 की तरह दिखेगा, तो X माइनस Y जो है वो A इंटू K1 माइनस K2 की तरह दिखेगा, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू हियर। इसी तरह से X आप A Zi के अंदर ले लीजिए तो ये इस तरह का दिखेगा, R ले लीजिए तो R भी जो है वो क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ A हो जाएगा, दैट मीन्स वो भी बिलोंग करेगा A Zi में, क्योंकि K डैश किसमें बिलोंग कर रहा है? K डैश इज इक्वल टू K1 R, और K1 Zi में है, R Zi में है, तो रिंग होने की वजह से इसका मल्टीप्लीकेशन, दिस इज सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो K डैश भी Zi में होगा, तो A K डैश A Zi में होगा। दिस इज वेरी सिंपल टू प्रूव। प्लस ये कम्यूटेटिव रिंग है, तो राइट और लेफ्ट दोनों आइडियल हो जाएगा। इसमें आप एग्जांपल देखिए, अब जैसे I आप Zi में लीजिए तो I इंटू Zi हो जाएगा, 1 प्लस I Zi में है तो 1 प्लस I Zi भी आइडियल हो जाएगा, 2 प्लस 3I Zi में है तो 2 प्लस 3I टाइम Zi भी आइडियल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आप देखिए I Zi जो है ये किसके इक्वल होता है? Zi के माइनस I Zi जो है, एंड ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे ये सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो, इसमें वो जो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कोसेट का, जिसमें मैंने बताया था आपको AH इज इक्वल टू H फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू H। अगर A H में बिलोंग करता है तो AH किसके इक्वल होता है? H के। अब देखो माइनस I किस में बिलोंग करता है? माइनस I Zi में बिलोंग करता है, दैट मीन्स माइनस I इंटू Zi, जैसे आप H की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू Zi। सिमिलरली I बिलोंग्स टू Zi, सो I इंटू Zi इज इक्वल टू Zi। सो दिस इज हाउ you can get all this, ठीक है। चलिए बात करते हैं फील्ड की। देखो बच्चे, सबसे पहले हमारे पास रिंग थी, थोड़ा सा पीछे चले जाइए। सबसे पहले क्या था हमारे पास? फर्स्टली वी हैड रिंग, सबसे पहले हमारे पास रिंग थी। रिंग के बाद हम कहाँ पे पहुंचे? रिंग विद यूनिटी, यानी हमने रिंग में यूनिटी इंक्लूड कर दी, फिर हमने इसमें कम्यूटेटिव इंक्लूड कर दी, तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो गई। फिर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइसेस क्या हो गई? इंटीग्रल डोमेन हो गई। अब इंटीग्रल डोमेन से भी बड़ी एक चीज होती है, बड़ी इन द सेंस साइज में बड़ी नहीं, बल्कि जो अपने अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज को रखती है। तो एक इंटीग्रल डोमेन जो है वो कब फील्ड बनती है? अगर उसके तमाम नॉन जीरो एलिमेंट्स के हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाए। So if what happens, if every non-zero elements have multiplicative inverse, अगर एक इंटीग्रल डोमेन के अंदर हर नॉन जीरो एलिमेंट का हमें क्या मिले? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाए, तो हम कहते हैं कि वो इंटीग्रल डोमेन क्या बन गई? फील्ड बन गई। या अगर आप इंटीग्रल डोमेन से ना भी इसको कहें, सिंपली आप कहें कि एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इन विच every non-zero element has a multiplicator. This is not basically the right definition. इंटीग्रल डोमेन से हम शुरू नहीं करते हैं। फील्ड की जब हम डेफिनेशन देते हैं तो हम सिंपली कहते हैं कि एक R हमारे पास रिंग होनी चाहिए जो कम्यूटेटिव भी हो और विद यूनिटी भी हो, और साथ में
हर नॉन जीरो एलिमेंट का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उसमें मिलता हो तो वो क्या बन जाती है, वो फील्ड बन जाती है। अभी देखिए ताजा ताजा मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ इसकी, देख लो। देखो क्यू है ना, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये रिंग है, बिल्कुल है सर। यूनिटी है इसमें, वन है, बिल्कुल है सर। कम्यूटेटिव है, बिल्कुल है सर। अच्छा ये सब प्रॉपर्टीज इसमें है, प्लस इसमें ये प्रॉपर्टीज है कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट आप क्यू का ले लीजिए। सपोज मैं लेता हूं 1/2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2। अब कोई भी एलिमेंट यू नेम इट एंड आई विल गिव इट टू यू, एनी नॉन जीरो एलिमेंट आप क्यू का ले ले, उसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पक्का इसके अंदर मिलेगा। तो सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए क्यू क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। सिमिलरली बच्चे अगर आप देखो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है नीचे भी, आप इसी तरह से आर को देखो तो आर भी क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। इसी तरह से जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी फील्ड हो जाएगा। और एक और स्ट्रक्चर है, ये तो सभी इनफाइनाइट फील्ड्स है ना। तो मेन चीज जो हमें पढ़नी है आगे इस यूनिट में, दैट इज फाइनाइट फील्ड। फाइनाइट फील्ड जो होती है इसी के गिर्द बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो इरिड्यूसिबिलिटी का सारा खेल होता है और ये सब चीजें जो होती हैं, दिस इज ऑल द फॉल आउट ऑफ दिस फाइनाइट फील्ड। तो इसके ऊपर भी हम गैल्वा फील्ड के ऊपर भी अच्छी से बात करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू लवली गाइस फॉर टुडेज लेक्चर। तो अगर आप बच्चे नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, और साथ में जो आपका फीडबैक है रिलेटेड टू वीडियो, अगर आपको अच्छा लगता है अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। इससे मेरा भी मोराल जो है वो हाई हो जाता है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो जो जो नंबर आपको दिया गया होगा ऐप पे या आपको टेलीग्राम में उससे रिलेटेड जो है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो उस नंबर पे आप अपने डाउट्स भी सेंड कर सकते हैं। यू विल बी actually given you will be actually getting the answer in time about that doubt। तो वो डाउट जो भी आप भेजेंगे आपको इन टाइम उसका आंसर मिल जाएगा। So this is all I have from today's lecture. Thank you so much.